नाज़रीन, आलमी अदालत के फैसले के बाद आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। एक तो दुनिया अपनी पोजीशन वाज़े कर रही है और आलमी अदालत को सपोर्ट कर रही है, जंगबंदी को सपोर्ट कर रही है और फ़लस्तीनी रियासत के आज़ाद क़याम को सपोर्ट कर रही है। लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है और जैसा कि सबको एक्सपेक्टेड था, इसराइल ने यह फैसला मानने से इनकार कर दिया है और उसके बाद एक भरपूर लड़ाई जो है वो इस वक्त शुरू हो गई है। वो इस तरह से कि यमन ने बहरा रूम के अंदर हमले बाकायदा शुरू कर दिए। पहला हमला यमन की जानिब से बहरा रूम के अंदर कर दिया गया है। एक साथ नाज़रीन यमन ने 3 समुद्रों के अंदर, जी हाँ, 3 समुद्रों के अंदर एक साथ अटैक्स किए हैं और इसके अलावा जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उनके आपस में राब्ते हुए हैं कि अब ये किस तरह से मामला लेकर चलना है। हसन नसरुल्लाह के हवाले से आम चीज़ें उन्होंने शेयर की हैं कि किस तरह इसराइल के लिए सरप्राइजेज आ रहे हैं और इसराइल अपने अंजाम की तरफ कितनी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो ये ताज़ा तरीन जो नाज़रीन तफसीलात सामने आई हैं, आलमी अदालत का फैसला, उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं और ऑन ग्राउंड ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। रफ़ा में इसराइल ने किस तरह बॉम्बिंग शुरू कर दिया आलमी अदालत के फैसले के जवाब में, ये भी आपके सामने रखते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, आलमी अदालत के फैसले के बाद या तो जंगबंदी है या एक मुकम्मल ऑल आउट जंग है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखें, जब ये वाज़े हो जाए कि भाई ना कोई मुज़ाकरात, ना कोई आलमी इदारा, ना कोई दूसरी पार्टी वो जंगबंदी में कामयाब हो पा रही है, यानी इसराइल इतनी ढिठाई के साथ उसने पोजीशन ले ली है कि वो किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी इससे आगे जंग जारी रखने का मतलब तो यही है ना कि मतलब वो 20 लाख फ़लस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहता है, वो उन्हें भूख से शहीद करना चाहता है, वो मुकम्मल तौर पर उनको सफ़ा हस्ती से मिटाना चाहता है। तो ये इसको अलाउ तो नहीं किया जा सकता। देखें, आपने 230 दिन हो चुके हैं, आपने अगर इतने दिन हो गए और उसके बावजूद इसराइल कहता है कि हम मज़ीद जारी रखेंगे और सालों तक जारी रखेंगे, तो उसका मेन टारगेट अवाम ही बन रहे हैं ना भाई। उसने कितने हमास के फाइटर्स और कमांडर्स लाकर सामने पेश किए हैं कि ये जनाब हमने किए हैं। उसने तो सिविलियंस को टारगेट किया है। तो या तो इसके बाद अभी जंगबंदी है या फिर एक मुकम्मल जंग है। तो जंगबंदी किस हद तक है आप उसको बाखूबी समझ सकते हैं कि इसराइल जंगबंदी तो नहीं करने जा रहा। तो आप ज़रा पहले दुनिया का रिएक्शन देखिए जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसके ऊपर आना शुरू हो गया है। यूरोप का ज़रा स्टेटमेंट देखिए, जोसेफ बोरेल क्या कह रहे हैं। द यूरोपीय यूनियन मस्ट चूज बिटवीन रिस्पेक्टिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, सपोर्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ एंड आवर सपोर्ट फॉर इसराइल। देखें, आलमी अदालत के फैसले के बाद क्या हुआ है कि देखें, अब स्टेट्स को अपनी पोजीशन वाज़े करना पड़ेगी। पहले उन्होंने जो अबहाम में रखी हुई थी कि अच्छा हम चाहते हैं कि सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ ना हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हमास का भी खात्मा होना चाहिए, अच्छा जी आज़ादी फ़लस्तीन भी होनी चाहिए, लेकिन इसराइल को सेल्फ डिफेंस का भी हक है, वो चीज़ें अब साइड पर रह गई हैं। अब स्टेट्स की जो है वो पोजीशन वाज़े होनी है आलमी अदालत के फैसले के ऊपर। यानी स्टेट से मुराद यूरोप है या वेस्ट है, इधर वाली दुनिया की तो पोजीशन वाज़े है। आप बरे-ए-आज़म अफ्रीका में चले जाएं, आप बरे-ए-आज़म एशिया में चले जाएं, आप उनकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, तो आलमी अदालत ने एक प्लेटफॉर्म दिया, इतना बड़ा काम किया। तो जोसेफ बोरेल कह रहे हैं कि मस्ट चूज बिटवीन, अगर आप आलमी अदालत के साथ खड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप इंसानियत के साथ खड़े हो रहे हैं। अगर आप आलमी अदालत को नहीं मान रहे हैं, उसके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप इंसानियत के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। अब वो जो इन्होंने दरमियान वाला एक मामला रखा हुआ था या बयानिया एक बनाया हुआ था, उसकी स्पेस इनके पास खत्म हो गई है। तो यूरोप को स्टैंड लेना पड़ेगा। उसकी वजह यह है, और वो ले रहा है क्योंकि ये उन्हीं की अदालतें हैं और अपनी अदालतों को निगेट करेंगे तो फिर उनकी अपनी आइडेंटिटी, अपना इक़्तिदार कहाँ जाएंगे, तो वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए उनका वाज़ेह स्टेटमेंट जो है वो आ गया है और इसके ऊपर हम बहुत तफसीली बात कर चुके हैं, अब इसमें हम नहीं जा रहे। मैं शॉर्टली आपके सामने दुनिया का रिएक्शन रख रहा हूँ और फिर जो आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है यमन के हिजबुल्लाह के हमले, वो आपके सामने रखते हैं। हमास ने नाज़रीन इस डिसीजन को वेलकम किया है। उन्होंने कहा, वी वेलकम द डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विच डिमांड्स दैट द क्रिमिनल ज़ायनिस्ट एंटिटी स्टॉप इट्स एग्रेशन अगेंस्ट द सिटी ऑफ रफा इमीडिएटली। हमास ने इसको वेलकम किया है। हाँ, हमास ने एक जरूर कहा है कि इसमें गजा का लफ्ज होना चाहिए था ना कि रफा का, कि रफा में फिलफौर कहा गया है, लेकिन इसमें आप गजा को ऐड करें कि मुकम्मल तौर पर गजा में
जंग रोके। लेकिन अब इसमें देखते हैं मजीद क्या है। लेकिन बहरहाल इसमें मिलिट्री एक्शन को मुकम्मल रोकने की बात की गई है और इस पर मजीद इंटरप्रिटेशन जो है वो आ जाएगी। लेकिन हमास ने एक थोड़ा सा नुक्ता ये ज़रूर उठाया, लेकिन फैसले को वेलकम किया है। तुर्की ने इसको वेलकम किया है। वी वेलकम द डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विच ऑर्डर्ड इसराइल टू स्टॉप अटैकिंग रफा एंड ओपन द क्रॉसिंग टू एड। अच्छा जी, सऊदिया ने इसको वेलकम किया है। We welcome the decision of the International Court of Justice ordering to stop the military attack in Rafah governorate immediately. अच्छा, ये इजिप्ट ने इसको वेलकम किया, जॉर्डन ने इसको वेलकम किया। तो बहुत सारे जो मुल्क हैं वो, मैंने आपको बताया कि एट द एंड आप देखेंगे कि दो मुल्क बच जाएंगे, इसराइल और अमेरिका। ये एक साइड पे खड़े होंगे, बाकी सारी दुनिया दूसरी साइड पे खड़ी होगी। अगर कोई स्टेटमेंट इन फेवर नहीं भी देगा तो वो फिर खामोश रहेगा, ये नहीं कहेगा कि हम इसराइल उसके आलमी अदालत के खिलाफ हैं। अच्छा, अब ज़रा इसराइल की पोजीशन डिस्कस कर लें कि वहाँ से किस तरह के बयानात आ रहे हैं। तो इसराइल के हवाले से अब आपको क्या बताएं कि 3 महीने अगर हम पहले हमारे व्लॉग्स उठाकर देखें तो उसमें हम आपको कैटेगोरिकली ये बता चुके हैं कि ये लड़ाई क्या है। अगर आप इस लड़ाई को समझ लेंगे तो जो हम बातें करते हैं ना कि हम आलमी जंग में जा रहे हैं, दुनिया भयानक तबाही की तरफ जा रही है, और वो तबाही, वो जंग, उसके बाद क़यामत बर्पा हो जाएगी, एंड ऑफ टाइम होने जा रहा है, न्यूक्लियर जंग की तरफ हम जा रहे हैं, मतलब वो चीज़ें इस बात से साबित होती हैं। वो क्या है? वो ये है कि इसराइल ने फैसला कर लिया है कि वो यहाँ पर फ़लस्तीनियों को आबाद नहीं होने देगा। इसराइल ने फैसला कर लिया है कि वो हैकल सुलेमानी बनाएगा जहाँ पर मस्जिद अक्सा है, ठीक है, मस्जिद अक्सा को शहीद करेगा। उसने ये फैसला कर लिया है कि वो ग्रेटर इसराइल बनाएगा। तो जब उसने ये फैसला कर लिया है और इससे वो पीछे नहीं हटेगा, और अमेरिकी इंतज़ामिया, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ खड़ी हो गई है, ठीक है, तो फिर ये आर पार की लड़ाई है ना, तो फ़लस्तीन को वो ख़त्म कर सकता है, आज की एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को ये ख़त्म कर सकता है। तो इस बुनियाद के ऊपर हम कहते हैं कि भाई ये लड़ाई नतीजा खेज लड़ाई है। इस तनाज़े के ऊपर हमने कई जंगें देखी हैं, लेकिन ये जंग उन तमाम से मुख्तलिफ है, और ये हमें एंड ऑफ टाइम की तरफ लेकर जा रही है, उस न्यूक्लियर वॉर की तरफ लेकर जा रही है, या उस वॉर की तरफ लेकर जा रही है जिसका हदीस में जिक्र आता है कि इतनी बड़ी जंग होगी कि इतनी लाशें होंगी ज़मीन पर कि परिंदा भी उतरना चाहेगा तो नहीं उतर सकेगा। हमें नहीं पता, लेकिन ये इतनी बड़ी भयानक तबाही की तरफ हमें मामला जो है वो लेकर जा रहा है। अब ज़रा बेन गवर की स्टेटमेंट देखिए। Our future does not depend on what the Gentile will say, but on what the Jews will do. ठीक है, मतलब उन्होंने इसको कैटेगोरिकली इनकार कर दिया है। इसराइली मीडिया पे सीनियर ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं? We will not stop military operations in Rafah. नेतन्याहू और उसकी कैबिनेट इस वक्त मीटिंग कर रही है, लेकिन नेतन्याहू के ऑफिस का जो स्टेटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, वी हैव नॉट एंड विल नॉट कैरी आउट एनी मिलिट्री एक्टिविटी इन राफा दैट वुड क्रिएट कंडीशंस that could lead to the destruction of the civilian population. हमने ना ही रफा में पहले ऐसा कुछ किया है, ना आगे करेंगे जिसमें सिविलियंस को नुकसान पहुंचे, उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचे, इसलिए हम तो ऐसा ना पहले किया ना आगे करेंगे, ठीक है, वो दुनिया को पता है। अच्छा, ये तो एक चीज़ हो गई बयानात की हद तक। इससे अगली खतरनाक चीज़ नाज़रीन क्या हुई है, जिसके बाद ये यमन के हमले, उधर हसन नसरुल्लाह का बयान आ गया, सरप्राइजेस, कोऑर्डिनेशन और ये आर पार वाली लड़ाई का मामला, वो ये हुआ है कि इसके जवाब में अभी तक उन्होंने का मतलब कैबिनेट का सरकारी जवाब तो नहीं आया, इसराइल का सरकारी जवाब तो नहीं है, ये मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स है। उन्होंने जवाब देने के बजाय रफा पर बॉम्बिंग शुरू कर दी है, और इस वक्त वायलेंट तरीन बॉम्बिंग रफा के ऊपर हो रही है, ठीक है, और जो वीडियोस वहां पर आ रही हैं, मतलब उन्होंने बहुत शदीद इंटेंस बमबारी अक्रॉस द रफा जो है वो इस वक्त शुरू कर दिया है इस आलमी अदालत के फैसले के जवाब में, ठीक है। और ऑलरेडी लोगों की इस वक्त बहुत बुरी हालत है, आपको पता ही है सारा कि एड अंदर नहीं जाने दी जा रही, पानी नहीं है, खाना नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ज़ख्मी जो हैं वो मेडिसिन इलाज ना होने की वजह से शहीद हो रहे हैं, ठीक है। अभी ये खबर आई कि 20 न्यू बॉर्न बेबीज जो हैं वो शहीद होने जा रहे थे, और अभी उन्होंने कहा कि विद इन फ्यू आवर्स हमें अगर ऑयल नहीं मिला तो हॉस्पिटल शट डाउन हो जाएगा, और ये 20 न्यू बॉर्न बेबीज जो हैं वो शहीद हो जाएंगे। ये इस वक्त सिविलियंस की हालत है। अब इसी दरमियान इन्होंने ये जो है बमबारी शुरू कर दिया, तो इस पर शदीद गुस्सा है, शदीद गुस्सा है। अच्छा, अब इससे पहले आप लिंडसे ग्राम जो कि अमेरिका का सेनेटर है उसकी ज़रा स्टेटमेंट देखिएगा, और फिर मुझे बताइएगा कि जो हम क्लेम करते हैं आलमी जंग का, क्या अब भी आपको आलमी जंग नज़र नहीं आ रही? ये यूएस का सेनेटर कह रहा है, एज फार एज आई एम कंसर्न द ICJ कैन गो टू हेल।
یہ امریکہ کا سینیٹر کہہ رہا ہے عالمی عدالت بھاڑ میں جائے. یہ کون سی عالمی عدالت ہے؟ جو یونائٹڈ نیشن کے انڈر ہے. اٹ از لانگ پاسٹ ٹائم ٹو اسٹینڈ اپ ٹو دیز سو کالڈ انٹرنیشنل جسٹس آرگنائزیشنز ایسوسیٹڈ ود دا UN. دیئر اینٹی اسرائیل بائس از اوور ویلمنگ. امریکہ جو ہے وہ نتن یاہو کے اور اسرائیل کا جو محبت ہے اس کے اندر اندھا ہو چکا ہے. اس کی جینوسائیڈل وار کو وہ پوری طرح سے سپورٹ کر رہا ہے. اس کو اس وقت دنیا میں کچھ اور نظر نہیں آ رہا سوائے کس کے؟ اسرائیل کے. The ICJ's ruling that Israel should stop operations that are necessary to destroy 4 battalions of Hamas killers and terrorists who use Palestinian as human shield is ridiculous. کہ یہ جو عالمی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ وہاں پر آپریشن روکیں، تو اسرائیل تو آپریشن کر رہا ہے حماس کو وہاں پر ختم کرنے کے لیے. وہ حماس جو کلرز ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں، تو یہ اس آپریشن کو روکنے کا فیصلہ دینا ریڈیکولس ہے. یعنی حماس وہاں پر ہیومن شیلڈ استعمال کرتی ہے، تو اس حماس کو ہم ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور عالمی عدالت ہمیں کہہ رہی ہے کہ روکو، تو یہ ریڈیکولس ہے. دس ول اینڈ شوڈ بی اگنورڈ بائی اسرائیل. اس کو بھاڑ میں جائے یہ عدالت اور اس کو اگنور کرے اسرائیل، اور ول اگنور کہ اس کو کرنا چاہیے اور اسرائیل جو ہے وہ اس کو اگنور کرے گا. یہ گو ٹو ہیل جائے عدالت، ہم اس کو کسی طور پر نہیں مانتے. اور اس نے کہا کہ اس طرح کے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، بے شک وہ یونائٹڈ نیشن کی کیوں نہ ہوں، جو اینٹی اسرائیل ہیں ان کو تو ختم ہی ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، بات ناظرین یہاں تک پہنچ گئی ہے. تو اس کے اوپر جو تجزیہ کار اس نے بڑا زبردست لکھا کہ they already left the diplomatic vocabulary and now they switched completely to the gangster one. Not even the biggest dictator in the world used this kind of vocabulary. یہ اینالسٹ جو ہیں وہ دنیا کے اس طرح اس کے اوپر کمنٹ کر رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے مطلب وہ جو ڈپلومیٹک لینگویج تھی وہ چھوڑی، اب یہ باقاعدہ گینگسٹر والی زبان میں آ گئے کہ تمہاری ایسی کی تیسی، یہ عالمی عدالت، یہ عالمی ادارہ، یہ ملک، یہ فلانا یورپین ملک جو تسلیم کرے گا اس کے ساتھ ویسا کر دیں گے. تو باقاعدہ اسرائیل کی محبت میں اس کی جینوسائیڈل وار کے لیے یہ گینگسٹر والا جو ہے نا انہوں نے وہ بن کر سامنے آ گئے. تو ان اداروں میں ناظرین جانے کی اہمیت کیا تھی؟ ان اداروں میں جانے کی اہمیت یہ تھی جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان اداروں میں نہ جایا جاتا تو انہوں نے جو لبادہ پہنا ہوا تھا وہ دنیا کے سامنے نہیں آنا تھا اور ان کے اپنے لوگوں کے سامنے نہیں آنا تھا. ٹھیک ہے، یہ جو بڑے چیمپئن بنے ہوئے تھے آج دنیا کو اور ان کے اپنے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ اچھا یہ اصل وار مانگرز تو یہ ہیں. امریکنز کو پتہ چلا ہے کہ اچھا اسرائیل کی وجہ سے، بھائی آپ اگر امریکہ کی حالت دیکھیں نا، سب سے مشکل ترین ایجوکیشن ہے وہاں کے امریکنز کے لیے. ہیلتھ فیسلٹیز بہت مہنگی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پر آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ لون کس کے اوپر ہے؟ امریکن اسٹوڈنٹس کے اوپر سب سے زیادہ لون ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ اچھا یہ جو ہم اتنی مشکل زندگی، آپ امریکہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ بڑے آئیڈیالائز اور ڈریمی ورلڈ، یس وہ ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کی ذرا حالت اس وقت دیکھیں، مشکل ترین ایجوکیشن، مشکل ترین ہیلتھ فیسلٹیز، اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ قرضے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور آج ان کو پتہ چلا ہے کہ ہماری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے. ان کو آج پتہ چلا کہ یہ اسرائیل ہے. اور ہمارے یہ جو الیکٹڈ اوپر بیٹھے ہیں جن کو ہم سمجھتے تھے کہ ہم منتخب کرتے ہیں، یہ لنڈسی گرام جیسے، یہ تو اسرائیل کے نمائندے ہیں اور انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے امریکہ کا، اور آگے یہ کرنے جا رہے ہیں. امریکہ نے اس میں اچیو کیا ہے؟ مڈل ایسٹ سے گیا، وہ افریقہ سے گیا، ایشیا سے گیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے گیا. ٹھیک ہے، اپنے وہ ساؤتھ امریکہ سے گیا، کریبین سے گیا. اس کی پیچھے حالت کیا رہ گئی؟ جاپان نے اپنی پوزیشن لے لیا، آسٹریلیا نے، کینیڈا نے اپنی پوزیشن اچیو کیا. ٹھیک ہے، امیج اس کا تباہ ہوا، اینٹی اسرائیلی سینٹیمنٹ اس کے خلاف اٹھے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ٹریلینز آف ڈالرز اس نے تباہ کیے ہیں، وہ اب امریکنز کو سمجھ آ رہی کہ اچھا یہ تو ساری جنگیں اسرائیل کی تھیں. آپ اٹھا کر دیکھ لیں، عراق وار، شام وار، لیبیا وار کس کی تھی، ہسٹری ان کو سمجھ آ رہی ہے. تو اس کے غیر معمولی امپیکٹ ہیں جو یہ وہاں پر ایکسپوز ہوئے ہیں اور ان کے اصلیت جو دنیا کے سامنے. دیکھیں، جنگ تو لڑنی تھی ایکسس آف ریزسٹنس نے، اگر ان کو یہ والی سپورٹ نہ ملتی، اگر بیانیہ ان کے ساتھ نہ ہوتا، اگر میڈیا ان کے ساتھ نہ ہوتا، اگر یہ عوام ان کے ساتھ نہ ہوتے تو پھر سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک غیر معمولی چیز ہے. تو اچھا ہوا کہ چلیں یہ بے نقاب تو ہوئے. ٹھیک ہے، یہ بے نقاب تو دنیا کے سامنے ان کی اصلیت تو آئی. اچھا آگے ناظرین چلے تو اب اس ساری صورتحال کو کہ ایسے بیانات اور ایسی ڈٹھائی اور ایسی سفاکیت اور پھر رفع پر بومبنگ، تو اس میں شدید غصہ اس وقت عربز میں، مڈل ایسٹ میں پایا جا رہا ہے.
एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में पाया जा रहा है, उसके बाद उन्होंने शदीद तरीन हमले जो है वो शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले आप यमन के देखिए, यमन ने नाज़रीन एक साथ 3 समुद्रों के अंदर हमले कर दिए हैं और मेडिटेरेनियन सी के अंदर उन्होंने पहला हमला किया, यानी ऑन रिकॉर्ड ये पहला हमला। 3 दिन पहले उन्होंने मेडिटेरेनियन सी के अंदर हमला किया था, वो एक तजर्बा था, उसको कल अनाउंस किया गया कि अच्छा हमने ये किया है, लेकिन पहला ऑन रिकॉर्ड हमला जो है उन्होंने किया है। और कल उन्होंने अनाउंस किया था कि हम 4th फेज की जो इंप्लीमेंटेशन है बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। और अब ये इधर से ये वाला मामला हो गया कि फैसला फिर रफा पे बॉम्बे, तो यमन ने ज़बरदस्त और भरपूर और गैर मामूली हमले जो हैं वो शुरू कर दिए। 3 बड़े ऑपरेशंस की तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूं। द यमनी आर्म्ड फोर्सेस कैरीड आउट 3 qualitative operations on 3 ships. The first operation targeted Israeli ship MSC Alexandra in the Arabian Sea with a number of ballistic missiles. अब ये कौन से ऑपरेशंस हैं? अब ये वो ऑपरेशंस हैं जो जिसमें इसराइली जहाज घूम कर जा रहे थे, ठीक है, वो ऊपर से घूम कर ये अरेबियन सी से पहले गुजर रहा था। ये पर्शियन गल्फ से आता है या बाकी इधर वाली साउथ ईस्ट एशिया वाली साइड से भी आए, तो ये अरेबियन सी से तेल लेकर या जो भी लेकर वहां से आ रहा था और इसने घूम के जाना था, इसको वहां दूर जाकर जो है वो निशाना बनाया गया। दूसरा जहाज जो है, द सेकेंड ऑपरेशन कैरिड आउट बाय द नेवी एंड द एयर फोर्स एंड द मिसाइल फोर्स टारगेटिंग द यनीस शिप एज इट वाज पासिंग थ्रू द रेड सी। एक दूसरा जहाज जो रेड सी से गुजर रहा था। तीसरा नाज़रीन जो ऑपरेशन किया गया है, द थर्ड ऑपरेशन वाज कैरिड आउट बाय मिसाइल फोर्स टारगेटिंग द इसराइली शिप एसेक्स विद अ नंबर ऑफ मिसाइल इन द मेडिटेरेनियन सी। ये पहला हमला है, एसेक्स नामी इसराइली जहाज को बहरा रूम के अंदर जो है वो निशाना बना दिया गया है। तो यमन एक भरपूर ताकत के तौर पर, एक गैरतमंद इस्लामी मुल्क, गैरतमंद इस्लामी ताकत के तौर पर मैदान अमल में आ चुका है। एक रशियन फिलोसफर ने पिछले दिनों कहा कि इस्लाम की इज्जत, मतलब एक इस्लामिक वर्ल्ड की जो इज्जत है वो यमन ने रख ली है। यमन ने जिस तरह से बहादुरी का मुजाहरा किया तो बाकी सारे सोए रहे, लेकिन यमन ने इस्लामिक वर्ल्ड की जो है वो इज्जत उसने बचा ली है। तो यमन जनाब आ चुका है और यमन ने पहला अटैक कर दिया। अब ये जो आखिरी रास्ता उनके लिए खुला हुआ था, आखिरी सप्लाई लाइन, उसको तबाह करने का अब आगाज़ कर दिया गया है। अब यहाँ से इनके जहाज़ एक के बाद एक तबाह होंगे। कामयाबी के साथ यमन ने अटैक भी कर दिया है और ये अनप्रेसिडेंटेड गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा है। और इसमें देखें कि नंबर ऑफ मिसाइलों के साथ निशाना बनाया गया और यमन ये कह रहा है कि हमारे जो तमाम ऑपरेशंस होंगे वो हमारी ही टेरिटरी से होंगे, यानी 1600 किलोमीटर दूर इनसे इसराइल है और उससे भी फिर साथ आगे मेडिटेरेनियन सी है। तो अपनी टेरिटरी से ये सारे ऑपरेशन जो हैं वो इनकी जानिब से किए जाएंगे। तो आर पार की भरपूर लड़ाई, क्योंकि जंगबंदी वो नहीं कर रहे, तो फिर भाई फिर किस चीज़ का इंतज़ार है? इंतज़ार किस लिए किया जाए, रिस्ट्रेंड किस लिए किया जाए? देखिए सारी डिप्लोमेसी, इधर मुआहदा उधर ये बातें सब ख़त्म हो गई ना, सब ख़त्म हो गई। तो अगर आखिरी अगर आलमी अदालत को भी नहीं माना जा रहा तो फिर काहे की रिस्ट्रेनमेंट और काहे की लिमिटेड जंग, फिर फुल जंग होगी ना। तो ये फुल जंग का आगाज जो है वो हो गया है। इसके अलावा जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उनका आपस में कोऑर्डिनेशन हुआ है ड्यू टू द नेसेसिटी ऑफ मेंटेनिंग रेडीनेस एंड हाई कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एक्सेस पावर्स, एस्पेशली बिटवीन इराक एंड यमन to support the Palestinian people. Communication between the Secretary General of the Islamic Resistance, Kataib Hezbollah Iraq, Abu Hassan al-Hamidawi and the leader of the Ansarullah, Mr. Abdul Malik al-Houthi, इराक का और यमन का आपस में राब्ता हुआ है और अब ये प्लान कर रहे हैं कि हम कोऑर्डिनेटेड अटैक्स जो हैं वो इसराइल के ऊपर करें, ठीक है। उधर से इराक और इधर से यमन जो है वो एक साथ हमले करेंगे। यहाँ पर हसन नसरुल्लाह की अहम तरीन बयान सामने आए। हसन नसरुल्लाह कह रहे हैं, Yemen surprised you by entering the battle with such strength, solidarity and courage, and Iraq surprised you as well. You must expect surprises from our resistance. मज़ीद सरप्राइजेज जो हैं अब वो आ रहे हैं। ये नसरुल्लाह टू नेतन्याहू इस वक्त कह रहा है। फिर उन्होंने इब्राहिम रईसी के हवाले से बात की। द इंसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रईसी हेलीकॉप्टर क्रैश वॉज वेरी पेनफुल एंड वेरी सैड इन ईरान एंड अब्रॉड एंड दिस इंसिडेंट मेड अस क्राई। हसन नसरुल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि दिस मेड अस क्राई। उनके बहुत सारे फाइटर्स भी शहीद हो चुके हैं, लेकिन इस वाक़े के ऊपर उन्होंने कहा कि हम इस पर रो पड़े हैं, ये इतना हमारे लिए दुखी और गमज़दा वाला मामला था। इसी के ऊपर इमाम खमेनी का एक स्टेटमेंट सामने आया है। द लॉयल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द लेट प्रेसिडेंट और नॉट लिमिटेड टू हिज लाइफ टाइम
but Mr. Raisi provided valuable services to the country after its death as well. تو ان کی جو وفات ہے, ان کی جو شہادت ہے, اس کے بعد بھی ان کی جو خدمات ہیں اور ان کا جو مشن ہے, ان کی جو سروسز ہیں, اور یہاں سے جو ایک درخت, ایک پودا وہ لگا کر گئے تھے, اس سے بات آگے چلے گی. اس کے علاوہ ناظرین, جارڈن میں اس وقت بہت بڑے لیول کے اوپر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور یہ پروٹیسٹ ڈیفرنٹ ہیں. اس پروٹیسٹ کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ میسو پروٹیسٹ ان سپورٹ آف دا ریزسٹنس. اس سے پہلے خبر یہ آتی ہے میسو پروٹیسٹ ان دا سپورٹ آف دا پیپل آف دا غازہ. ڈیفینیٹلی وہ پیپل آف دا غازہ کے لیے تو ہیں ہی ہیں, لیکن اب یہ بدلا کیسے کہ فار دا سپورٹ آف دا ریزسٹنس. پہلے وہ جنگ بندی کی بات کر رہے تھے, اب وہ ریزسٹنس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ تبدیلی یہاں جارڈن میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس وقت کے ناظرین معاملات ہیں کہ ادھر انہوں نے طبلِ جنگ بجا دیا رفح پر بمبئی کر کے. ٹھیک ہے, امریکہ اس طرح سے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا, وہ کہہ رہا ہے گو ٹو دی ہیل. تو یعنی یہ دو ملک اس دنیا کا نظام چلائیں گے, یہ دو ملک جیسے چاہیں گے کریں گے. یہ وہاں بچوں کو مارتے رہیں گے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بم گراتے رہیں گے, 2 دن کے جو بچے ہیں ان کے اوپر بم گراتے رہیں گے. ٹھیک ہے, پریگننٹ مسلمان خواتین کے اوپر یہ بم گراتے رہیں گے, بھوک سے وہاں پر مارتے رہیں گے. اور کیا دنیا ان کو ایسے ہی مطلب جاری رکھنے دے گی؟ مجھے بتائیے نا. اس وقت 2 ہی ملک یہ رہ گئے ہیں نا, ساری دنیا دوسری طرف کھڑی ہے. تو آپ نہ رکھیں کسی سے امید, یو اے سے, قطر سے, سعودی عرب سے, جارڈن سے, مصر سے, نہ رکھیں امید. او بھائی, ایکسس آف ریزسٹنس کیسے پیچھے بیٹھے گی؟ آپ نے دیکھ لیا آج وہ کیا باتیں کر رہے ہیں اور کس طرح کے حملے کر رہے ہیں. تو اسرائیل, میں آپ کو بتا دوں, وہ تکبر اور اپنے غرور کے اندر, اور جیسے وہ ماضی میں کرتا آیا ہے. دیکھیں, یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اوپر والی ذات سے ٹکر لے لی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی تو ایک تاریخ ہے تکبر کی, اور اسی کے اوپر پھر ان کو عذاب بھی آیا, سارے معاملات ہوئے. تو یہ فل اینڈ فائنل نہج کے اوپر ہم آگے ہیں. میں تو پہلے ہی آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ ویک ہی دنیا کے لیے ڈیسائیڈنگ ویک ہے. تو اب یہ آپ کے سامنے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ویک ہی دنیا کے لیے ڈیسائیڈنگ ہے, اور بھرپور آل آؤٹ اور فل سکیل جو لڑائی ہے اس کا آغاز ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں سے ہوا جاتا ہے. اور آخری بات صرف یہی کہوں گا کہ یہ 6 مہینوں بعد ہو, یہ 10 دنوں کے بعد ہو, یہ 1 سال کے بعد ہو, وی آر گوئنگ انٹو اے ورلڈ وار. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا ہے. دیکھیں, آپشن آپ کے پاس تب ہوتے ہیں جب آپ ٹیبل پہ بیٹھنے کے قابل ہوں. جب آپ کہیں کہ آپ لاکھوں لوگوں کی نسل کشی کر دیں گے, تو اس کے بعد کون سے ٹیبل پر بیٹھنا ہوتا ہے, اس کے بعد کون سا امن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو امن نہیں ہے بھائی. دنیا کو تباہی کی طرف جا رہی ہے, جا چکی ہے. اور پھر وہی بات کہ اس کے بعد اینڈ آف ٹائم ہے, قیامت ہے, کیا ہے مجھے نہیں پتا. بہرحال یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت. اللہ حافظ.